तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ण की परिभाषा दिया गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब वर्ण के भेद देख लेते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और इसके अलावा भी एक स्वर और होता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। और यहाँ पे व्यंजन जो है, व्यंजन जो 5 प्रकार का होता है, इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। ठीक है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। और नंबर 4 होता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। और 5वां और आखिरी होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के 5 प्रकार हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन और चौथा है आगत व्यंजन और 5वां है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। इन्हीं को हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। स्वरों की कुल संख्या होती है 11। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। तो सबसे पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर भी होता है। एक मात्रिक स्वर भी होता है। एक मात्रिक स्वर भी होता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन डिटेल में लिख देते हैं। तो परिभाषा है, इसका दूसरा नाम मात्रिक स्वर भी होता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जिसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 इसमें स्वर आते हैं। दूसरा टॉपिक है दीर्घ स्वर। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है। इसकी परिभाषा होती है, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी कि द्विमात्रिक स्वर होता है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, हाँ, तो परिभाषा है दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर का दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर भी होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या होती है, दीर्घ स्वर में
7 स्वर आते हैं। 7 स्वर में पहला है आ, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है बड़ा ऊ और ए, और आता ऐ, ओ, और एक आता है औ। ठीक है, इसमें 7 आते हैं। एक, दूसरा ई, तीसरा बड़ा ऊ, फिर होता है एड़ी वाला ए, फिर ऐनक, फिर ओ और औ। 7 होते हैं। तो आ जो है दीर्घ स्वर है, तो ये किन दो स्वरों से मिलकर बना है जिसमें कि दूना टाइम लगता है। तो आ बनता है अ प्लस अ से, अ मिलकर हो जाता है आ। बड़ी ई बनता है ई, यानी छोटी ई 2 बार मिलता है तो बड़ी ई बनता है। और ऊ जो बनता है वो ऊ, यानी 2 बार छोटा ऊ मिलने से बड़ा ऊ बनता है। ए जो बनता है अ और ई के मिलने से अ, और ई के मिलने से, छोटी ई के मिलने से ए बनता है। ऐ जो है अ प्लस ए के मिलने से ऐ बनता है। ओ जो बनता है अ और ऊ के मिलने से बनता है अ प्लस ऊ के मिलने से ओ बनता है। औ बनता है अ प्लस ओ के मिलने से औ बनता है। तो यहाँ पर 2 स्वर हैं, यानी 2 ह्रस्व स्वर हैं जिनके मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर स्वर का दुगना समय लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लुत स्वर। तीसरा टॉपिक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसकी डिफिनेशन होती है जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या दीर्घ स्वर से 1 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं। और इसका दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर भी होता है। ठीक है, इस स्वर का कोई भी निश्चित संख्या नहीं होती है, इनका मिश्रित उच्चारण होता है। तो दोस्तों इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। आप लोग डिफिनीशन नोट कर लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है या दीर्घ स्वर से 1 गुना ज़्यादा समय लगता है, उन स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम त्रिमात्रिक स्वर होता है और इसकी संख्या जो है, संख्या निर्धारित नहीं है, यानी फिक्स नहीं है। इसका जो है उच्चारण जो है मिश्रित होता है। ठीक है, इसका चिन्ह लिख लीजिए। चिन्ह जो है इसका इस प्रकार होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। उदाहरण जैसे राम, जैसे रा को खींचना पड़ रहा है राम। ठीक है, राम। जैसे ओम, ओ को खींचना पड़ रहा है तो ओम। ठीक है, ये जो है ये प्लुत स्वर में आते हैं। जब हम जैसे रा को हम 3 गुना अधिक समय देकर खींच रहे हैं, राम, ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। जैसे सुनो, संबोधन के साथ सुनो, यानी कि नो में 2 बार खींचना पड़ रहा है, 3 गुना अधिक समय लग रहा है, इसलिए यह प्लुत स्वर का एग्जाम्पल बनता है। चिन्ह इस प्रकार होता है, ये 5 की तरह जो ऐसे बनता है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक है व्यंजन। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो इसको स्वर वाले को मिटा देते हैं, स्वर खत्म हो गया है पूरी तरह से। अब देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो व्यंजन का डिफिनीशन है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 5 प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन और 5वां है संयुक्त व्यंजन।
तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, यानी हम इसका विभेद पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जो डिफिनीशन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना, यानी कि जब कोई आवाज़ या फिर उच्चारण करते समय किसी वर्ड को होठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श करते हुए जब उच्चारण होता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका डिफिनेशन कर लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन का। तो डिफिनेशन है स्पर्श व्यंजन का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ को स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में कुल 27 वर्ड आते हैं, 27 व्यंजन आते हैं, जिसमें से पहला है क वर्ग। क वर्ग। अब इसका जो उच्चारण का स्थान दिया गया है, एक कंठ को स्पर्श करते हुए बताए, कंठ को, कंठ का स्पर्श। ठीक है, ये 5 हो गए। दूसरा आता है च वर्ग। च वर्ग भी स्पर्श व्यंजन है। इसका जो उच्चारण का जो स्थान है, तालु का स्पर्श, यह तालु को स्पर्श करते हुए च वर्ग के सभी अक्षर आते हैं। नंबर 3 आप पर आता है ट वर्ग। ट वर्ग, इसका जो स्पर्श स्थान है, इसी ट वर्ग के साथ ही हम ड को भी रखेंगे और ढ को भी रखेंगे, क्योंकि ये दो अलग से हैं जो मिल करके 27 बनाते हैं। इनका भी उच्चारण जो स्थान है मूर्धा का स्पर्श करते हैं, ये करते हैं मूर्धा का स्पर्श। ये मूर्धा को स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण होता है। नंबर 4 पर आता है त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग के सभी अक्षर जो हैं, इनका जो उच्चारण का जो स्थान है वह है दांतों का स्पर्श। दांतों का स्पर्श, यानी ये दांत को स्पर्श करते हुए आते हैं। नंबर 5 पे आता है प वर्ग। प वर्ग, यानी प वर्ग के सभी अक्षर, इनका जो उच्चारण का स्पर्श जो है, ये होठों का स्पर्श होता है। यहाँ पर होठों का स्पर्श, यानी ये होठ को स्पर्श करते हुए आते हैं, और 2 यहाँ पर अलग से हैं। तो टोटल जो है 5 वर्ग हैं, तो 5 में 5 अक्षर होते हैं, तो यह हो गया 25। और प्लस जो है 2 और हैं, ड और ढ, इनका भी 2 गिनती हो गया, तो टोटल हो गए 27। यानी कि स्पर्श व्यंजन में टोटल 27 अक्षर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का जो डिफिनीशन होता है, इनका उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः का अर्थ होता है भीतर या मध्य या बीच में, यानी अर्थात थ का जो अर्थ होता है स्थित होना। इन स्वरों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का होता है। इनमें 4 वर्ड आते हैं, य, र, ल, व। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं डिटेल में। तो डिफिनीशन है, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुख के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आगे है, अंतः का अर्थ होता है, अंतः का अर्थ होता है मध्य या बीच। स्तः का अर्थ होता है स्थित होना, इसका अर्थ होता है स्थित। देखिए, इन स्वरों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य
के मध्य का होता है। इनकी कुल संख्या 4 होती है, जिसमें य, र, ल और व, ये 4 अक्षर जो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्म व्यंजन। तो तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। इसका डिफिनीशन होता है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म होना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराने से और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा स, षटकोण स, सड़क स और हलवाई ह। तो इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराने और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 वर्ड आते हैं, बड़ा स, षटकोण स, सड़क स और हलवाई। ये 4 अक्षर जो हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे आता है नंबर 4 पर आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ज और फ, ज और फ, ये 2 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों आगत व्यंजन जो है फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं। ज फ के नीचे नुक्ता लगाकर उनका अर्थ और उच्चारण बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी शब्द का ज और हिंदी शब्द का फ, इसके नीचे जो नुक्ता लगाते हैं, जो डॉट बिंदु है, इसको नुक्ता कहते हैं। डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता। ज और फ यानी कि नुक्ता जो है अब जो है कई अक्षरों के नीचे लगाया जाता है, परंतु आगत व्यंजन में केवल 2 ही हैं, ज और फ। ये आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 5 है संयुक्त व्यंजन। नंबर 5 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? वह व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मिलने से बनता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी इसमें स्वर नहीं होता है, और दूसरे व्यंजन में स्वर सहित होता है, यानी दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। तो संयुक्त व्यंजन का जो डिफिनीशन है उसको हम लिख देते हैं कि वह व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है, 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला अक्षर होता है, पहला व्यंजन, इसमें स्वर नहीं होता है, और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। ठीक है। तो नहीं का मतलब कट रहेगा और होता है। इसको डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कुल 4 शब्द आते हैं। पहला है छत्रिछ। यह बनता है क प्लस षटकोण स प्लस अ। तो यहाँ पर क के साथ स्वर नहीं है और स के साथ अ है, यानी कि यहाँ पर स्वर जुड़ा हुआ है। दूसरा अक्षर आता है, व्यंजन आता है त्र में पहला जो वर्ड है आधा त है, इसमें र भी आधा है और र के साथ अ जो है वावेल जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है ज्ञ जो है पहला अक्षर होता है आधा ज,
प्लस इ शब्द आता है, इ अक्षर, और इसमें अ जुड़ जाता है तो ज्ञ बन जाता है। आगे आता है नंबर 4 पर श्र। इसको आज इसमें आता है शरीफा स प्लस र, और इसमें अ जुड़ जाता है तो श्र बन जाता है। यानी संयुक्त व्यंजन में कुल चार व्यंजन आते हैं, छत्री, छ, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र। तो यहाँ पर व्यंजन के विभेद पूरा होते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम इसको एक ही जगह पर एकत्रित करके देख लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं वर्ण के भेद। ठीक है, पहला भेद होता है इसका स्वर और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन के दो प्रकार हैं, ह्रस्व और दूसरा टाइप है दीर्घ। व्यंजन के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 है स्पर्श, और नंबर 2 है अंतस्थ, और नंबर 3 है ऊष्म, और नंबर 4 आगत, और नंबर 5 है संयुक्त। ठीक है, तो ह्रस्व में कौन कौन आता है? अ आता है, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये टोटल 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ में कौन कौन आता है? आ आएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और अ आएगा। यानी कुल मिलाकर 7 जो स्वर यहाँ पर हो गए। तो 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ दोनों मिलाकर के स्वरों की संख्या हो जाती है 11। ठीक है, स्पर्श में कौन कौन से आएंगे? क वर्ग आएगा, क वर्ग, च वर्ग आएगा, और नेक्स्ट जो है ट आएगा, ट वर्ग, त वर्ग, और आगे है प वर्ग, और प्लस इसके साथ ड भी आएगा और प्लस ढ आएंगे। तो टोटल जो है इसमें 27 जो है व्यंजन बनते हैं टोटल, क्योंकि 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 ट में है, 5 त में है, और प वर्ग में 5 और 2 यहाँ पर हो गए, टोटल 27। अंतस्थ में कौन कौन आएगा? अंतस्थ में आते हैं य, र, ल, व। अंतस्थ में कुल 4 होते हैं, 4 व्यंजन यहाँ पर आ जाएंगे अंतस्थ में। अब आते हैं ऊष्म में। ऊष्म में कौन कौन है? ऊष्म में बड़ा स है, षटकोण स है, षड़क स है और ह है। यानी कि ऊष्म में कुल 4 व्यंजन आते हैं। आगत में 2 है, पहला है ज और दूसरा फ। ये अरबी शब्द हैं जो फारसी भाषा से आए हुए हैं, ये विदेशी भाषा माने जाते हैं। आगे आता है संयुक्त। अच्छा, ये 2 यहाँ पर हो गए आगत में। संयुक्त में कुल 4 आते हैं, जिसमें पहला है क्षत्रिय, दूसरा है त्रिशूल, और तीसरा है ज्ञानी यानी ज्ञ, और नंबर 4 पता है श्र। तो संयुक्त में कुल 4 अक्षर आते हैं। तो टोटल अगर मिला के देखा जाए तो टोटल जो अक्षरों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या 41 हो जाती है। 27, 4, 31, 31, 4, 35, 35, 2, 37, 37, 4, 41। तो अब यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन, स्वर की संख्या कितनी है? 11 प्लस व्यंजन की संख्या 41, टोटल ऐड करने पाता है 52। तो टोटल हमारे पास जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो होते हैं 52, और इन्हीं 52 भाषाओं से हम
पूरी हिंदी को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर एक बात और सीख लेते हैं कि यहाँ पर ड और ढ, ये जो दोनों अक्षर हैं इन्हें उत्क्षिप्त अक्षर बोलते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। और दो अक्षर हैं ज और फ, ये विदेशी हैं। ये विदेशी अक्षर होते हैं जो अरबी भाषा से आए हुए हैं, जिसका जिक्र हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्णमाला समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों हम जब भी लाएंगे इससे बेहतर से बेहतर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।